हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपका 2026 का पेपर बहुत ही बेहतरीन गया होगा और जल्दी से अपन पूरा पेपर सॉल्व करके देख लेते हैं। एनटीए ने जैसा अपन को डरा के रख रखा था भाई, ट्वीट आ रहे थे एनटीए के कि भाई इस बार पेपर का लेवल अलग ही लेवल का होने वाला है। तो जैसा कि पेपर देख के हमें पता लगा कि पेपर का लेवल उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पेपर बिल्कुल ईजी था। तो जल्दी से अपन पेपर को सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ यूँ कह रहा है कि 100 टन्स हमें दिए हुए हैं और एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 100 टन्स है, जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो एक कॉइल है जिसकी रेडियस हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर और जो जिसमें टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं हमें 100। ठीक है। और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें गिवन है 3। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें गिवन है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ टेस्ला। ठीक है। तो बी एट सेंटर का हमें फॉर्मूला पता है μ0I/2r। ठीक है। और एक टर्न होता तो ये फॉर्मूला, और अगर बहुत सारे टर्न्स होते हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे b की वैल्यू डाल देते हैं और इसको हम लिख देते हैं पाई इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2 इधर आ जाएगा 2 और r अपन का मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.05 एंड डिवाइडेड बाई म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 और इंटू 100। एन भी डिवाइड में आ जाएगा और ये हमारे पास करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। और अगर हम देखें डिवाइड में 100 है, ये 100 ऊपर जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा, 10 की पावर -5 और 10 की पावर +7। तो 10 की पावर -5 और 10 की पावर +7 मिलके ऊपर एक 100 बचेगा, जिसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है। 0.05। ठीक है। अगर हम 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5/2। तो 5/2 और आई, और ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास में, करंट की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी यहाँ पर 2.5, जो कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों में 2.5 एम्पियर है। इसके अलावा मैग्नेटिक मूवमेंट भी हमें निकालना पड़ेगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट एट द सेंटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में m इज इक्वल टू 2b/μ0 और a की पावर 3/2 और साथ में डिवाइड बाई √पाई। ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ को हम दोबारा से पुट करके मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं। 2b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है पाई इंटू 10⁻⁻3 यहाँ पे लिखी हुई है, मल्टीप्लाइड बाई ए लिखूंगा मैं πr² और मल्टीप्लाइड बाई √a की पावर 3/2 को मैं लिख लेता हूँ a की पावर 1/2 इंटू ए। ठीक है। तो a की वैल्यू तो मैंने डाल दी πr² और साथ में जो √a है वो √ के अंदर हो जाएगा πr² और डिवाइड बाई पाई। ठीक है। और डिवाइड में μ0 की वैल्यू आ जाएगी। μ0 की वैल्यू हमारे पास में है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7। ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² बाहर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड में बचेगा 2 और ऊपर बचेगा ये 10 की पावर -7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7-3 और पाई बचेगा तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 0.05 क्योंकि रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई है इंटू 0.05 और एक और आर बाहर आएगा तो ये भी हो जाएगा 0.05। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 7, ये हो जाएगा 10 की पावर 4 और ये हो जाएगा 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर -6 और +4 हो गया और यहाँ बचा हमारे पास में 3.14 और डिवाइड बाई 2, 3.14 डिवाइड बाई 2 और कुछ नहीं बचा और 5 इंटू 5 होता है 125। ठीक है। जब हम सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 और ये हो जाएगा सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 125, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 125 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 196.25। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 1.96 और साथ में एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। पॉइंट को 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकल के आ गई लगभग 2। ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट निकलने के बाद तो 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर और करंट है 2.5, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड मैच द कॉलम था, कुछ इस तरह दिया हुआ था। ए में दिया हुआ था E इज इक्वल टू
E इज इक्वल टू एच न्यू, और B में हमें दिया हुआ था डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, और C में हमें दिया हुआ था H इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और D में हमें दिया हुआ था कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो हमें मैच करना था जो जिसमें, तो ए तो किससे मैच हो जाएगा, ए मैच हो जाएगा E इज इक्वल टू एच न्यू, जो कि होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये तो मैच हो जाएगा फोर्थ से, और डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस हमें बताता है वेव नेचर ऑफ लाइट, तो ये मैच हो जाएगा थर्ड से। और सी हमें बताता है E इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू लेमडा अपॉन पी, ये फर्स्ट से मैच हो जाएगा, मतलब कि डी ब्रोगली वेवलेंथ। और कॉम्पटन इफेक्ट हमें पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है, तो ये है सेकंड वाला, तो ये सेकंड से मैच हो जाएगा। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, और सी का फर्स्ट, और डी का सेकंड, तो ये ऑप्शन फर्स्ट वाला अपन का करेक्ट हो गया, ठीक है। इसका फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है हमें, अ करंट इन द सर्किट। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है हमारे पास में, ठीक है। इसका ग्राफ अगर हम बनाएं यहाँ पे, ऐसे जल्दी से मैं बना लेता हूँ। ये 4 एम्पियर और एक डायोड ऐसे लगा हुआ है, और सेकंड वाले में एक डायोड हमारे पास में इस तरह लगा हुआ है, और थर्ड वाले में हमारे पास में डायोड इस तरह लगा हुआ है, और साथ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और फोर्थ वाले में हमारे पास में डायोड इस तरह लगा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, ठीक है। तो जब करंट इधर से निकलेगा, ये तो रिवर्स बाइसिंग में आ गया, ये भी रिवर्स बाइसिंग में आ गया। यहाँ पे है 4 ओम और यहाँ पे है 2 ओम, तो सिर्फ दो बचे, दो रेजिस्टेंस बचे, और वो दोनों हैं पैरेलल में। तो 4 और 2 हैं पैरेलल में, हमें बताना है कि करंट कितना आएगा। तो करंट कितना आएगा, 4 और 2 अगर पैरेलल में है तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। तो 1/4 प्लस 1/2 बोले तो कितना हो गया, 4 एलसीएम आ गया, और 1 प्लस 2 बोले तो 3/4, ठीक है। उल्टा करा तो R इक्वलेंट की वैल्यू निकल के आ गई 4/3 ओम, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे, और वोल्टेज 10 एम्पियर है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर हमें दिया हुआ है 4/3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 10 इंटू 3/4, ठीक है। ये कैंसिल होगा 5, ये कैंसिल होगा 2, तो करंट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 15/2 एम्पियर, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर। और ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा 15/2 यानी कि सेकेंड वाला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, थर्ड वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम एक 1 यूनिट मान लें, 1 यूनिट के इक्विवेलेंट मान लें, तो बोल रहा है कि 6 मिनट टाइम हमें दिया हुआ है, 6 मिनट और 40 सेकेंड में लाइट को अर्थ से लेके, सन से लेके अर्थ पे आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड को हम 1 यूनिट मान रहे हैं, मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मान रहे हैं, तो इसको 1 यूनिट मान रहे हैं, ठीक है। अब जो भी यूनिट में आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा। और टाइम हमें दिया हुआ है 6 मिनट 40 सेकंड, और 6 मिनट 40 सेकंड, तो 6 मिनट का मतलब है कि 6 × 60 करेंगे तो 6 6 36, 360 आंसर आ जाएगा सेकंड में। तो 360 में 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400, तो ये आ गया हमारे पास में 400। तो हमारा ओवरऑल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 400 इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम एक यूनिट मान के चलें तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड वाले का हो जाएगा थर्ड, सॉरी फोर्थ वाला क्वेश्चन था ये, फोर्थ वाले क्वेश्चन का हो जाएगा हमारे पास में थर्ड, ठीक है। 3 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके, और एक देसी सवाल इन्होंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हर मॉड्यूल में, शायद ही किसी की मॉड्यूल में ये क्वेश्चन नहीं होता होगा, और छोटी से छोटी किताब में भी ये क्वेश्चन मिल जाता है कि अगर हम किसी बॉल को वेलोसिटी v से हम ऊपर फेंकें तो वापस नीचे आएगी, तो उसका ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो जगह की थोड़ी कमी, तो इसको मिटा लेता हूँ। तो भाई साहब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, बल्कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते हैं, तो u प्लस जी टी, ठीक है। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को ले लूँ पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को ले लूँ नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने जब ऊपर फेंका तो मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है,
तो वेलोसिटी मेरे पास पॉजिटिव रहनी चाहिए, फिर टाइम के साथ वेलोसिटी घटेगी 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 और लीनियरली घटेगी। टाइम के साथ ग्राफ बना रहा हूँ, टाइम की पावर भी बने और वेलोसिटी की पावर भी बने। तो जब दोनों की पावर वन होती है तो लाइन बनती है स्ट्रेट लाइन और स्लोप रहेगा नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव क्यों रहेगा? क्योंकि जी की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, क्योंकि जी लगेगा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने कंसिडर किया है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप बन रहा है 90 डिग्री से बड़ा यानी कि नेगेटिव, और वेलोसिटी घटेगी 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 और कुछ टाइम बाद जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो पार्टिकल पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो, और फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अब नेगेटिव आ गई और नेगेटिव में बढ़ के सेम हो गई। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा ग्राफ बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, तो ओनली सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में है कि ओनली सी, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन और सी, ओनली सी इज करेक्ट। ठीक है, और भाई साहब जैसा कि हर साल वर्नियर स्केल का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस बार भी एनटीए ने एक क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर का दिया है, और वो वर्नियर कैलिपर का सवाल क्या दिया है कि 16 वर्नियर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किससे कोइंसाइड कर रहा है? 16 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो बोला है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बताओ, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सर मुझे रटा हुआ है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है एक मेन स्केल डिवीजन में से माइनस कर दो एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, और वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है शायद 1 mm। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 mm। ठीक है, 1 mm एक मेन स्केल डिवीजन हमें दिया हुआ है 1 mm के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला रटा हुआ है, और लीस्ट काउंट कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? 1 मैन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह मैं वैल्यू डाल सकता हूँ 16/20 ऑफ मैन स्केल डिवीजन, जिसको जो कि आंसर आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन को मैं बाहर निकाल लूंगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 - 16/20, जो कि मेरा आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन ब्रैकेट 20 - 16 विल बी 4/20। कैंसिल करूंगा तो 4 5 से 20 होता है, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 mm, तो 1 mm डिवाइडेड बाई 5, तो 1/5 का मतलब होता है सर 0.2 mm। तो 0.2 mm इज द ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो 0.02 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन है मेरे पास में थर्ड वाला। ठीक है, तो ये थर्ड वाला मैच कर जाएगा अपन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है एन AC सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टर ऑफ 1 किलो ओम, एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 0.1 माइक्रोफेराड, एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है 1 मिली हेनरी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मुझे फॉर्मूला रटा हुआ है क्या? क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम क्लास में रटा देते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब कि FR होता है 1/, ओमेगा का फॉर्मूला हम रटते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1/√LC। तो अगर ओमेगा हमें रटा हुआ होता है तो ओमेगा को अगर मैं 2 पाई से डिवाइड कर देता हूँ तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो 2π√LC। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 1/2π√LC। एल हमें दिया हुआ है कितना? एल हमें दिया हुआ है 1 मिली हेनरी, तो बोले तो 1 मिली बोले तो 10⁻³ हेनरी मल्टीप्लाइड बाई, और हमें दिया हुआ है सी की वैल्यू हमें दी हुई है 0.1 माइक्रोफेराड, तो 0.1 माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6 फेराड, 10⁻³ और 10⁻⁻6 मिलके हो गया 10⁻⁻9, और 0.1 भी है तो 10⁻10। ठीक है, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आ गई? 10⁻10 को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा 10⁻5 आ जाएगा, 10⁻5 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻+5 हो जाएगा, और मुझे इसको डिवाइड करना है 2 पाई से। ठीक है, 2 पाई से डिवाइड करने के बाद जो मुझे फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो मेरी फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में है। किलो हर्ट्ज में है तो सर 100/2 पाई कर लेता हूँ और मल्टीप्लाइड बाई मैं किलो हर्ट्ज लिख देता हूँ। इसको जो 10⁻³ था उसको मैंने किलो बना के लिख दिया, अब सिर्फ 100/2 पाई मुझे कैलकुलेट करना है। 3.14 का डबल करूंगा तो 6.28 हो जाएगा, तो 100/6.28 करूंगा अगर मैं 100/6.28 करूंगा तो मेरा लगभग आंसर आ जाएगा 100/6.28 करूंगा तो मेरा लगभग आंसर आ जाएगा 6.28 करूंगा तो लगभग 15.92, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है थर्ड से। तो थर्ड ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 15.9 किलो हर्ट्ज, तो विच इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें
करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, क्या कभी ऐसा कुछ देखा है क्या? क्या कभी ऐसा कुछ आपने देखा है क्या? उम्मीद करता हूँ ये एनसीईआरटी में आपने ज़रूर देखा होगा कि एक वायर है भाई साहब, एक वायर है, उसमें अगर हम करंट पूरे में दौड़ेगा, तो अगर हम धीरे 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 आगे जाएंगे तो करंट डेंसिटी लेके एक एग्जांपल हम सॉल्व करते थे, तो इसमें एनसीईआरटी में ग्राफ बना होता था, बना होता था मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ बना होता था। जैसे जैसे हम सरफेस तक जाएंगे तो लीनियरली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और उसके बाद लीनियरली डिक्रीज होगी। क्या भाई साहब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एनसीईआरटी से नहीं है क्या भाई साहब? तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा डायरेक्टली देख के, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, ये मत बोलना गलत करिए आया, प्लीज़, मेरा दिल टूट जाएगा दिल से एकदम। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ओहो, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोल रहा है? अ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम, 4 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है एक मेटेलिक वायर का, और उसको हमने बेंड करके बना दिया स्क्वायर। तो भाई साहब अगर स्क्वायर बनाया तो क्या सारी साइड्स इक्वल होंगी क्या स्क्वायर की? तो क्या 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम हो जाएगा क्या? और बीच में क्या 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो क्या 1 ओम 1 ओम 1 ओम मिलके ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेंगे? बिल्कुल सर, ये तो बैलेंस कंडीशन बना लेंगे। बैलेंस कंडीशन बना लेते हैं तो बीच वाली आर्म तो काम ही नहीं करती, और ये दोनों सीरीज में आ जाते हैं, और ये दोनों भी सीरीज में आ जाते हैं। ये दोनों हो जाएंगे 1 + 1 2, और ये दोनों भी हो जाएंगे 1 + 1 2, और 2 और 2 अगर पैरेलल में आ गए तो 1/2 + 1/2 करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, उल्टा करूंगा तो आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास में? 1 ओम। तो इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट मैंने कितना निकाल लिया? 1 ओम। और ये कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है? 2 वोल्ट की बैटरी से ये जुड़ा हुआ है। तो करंट पूछा गया है कि करंट बताओ, तो I = व्हाट? V/R। तो सर V तो है 2 वोल्ट और R है 1 एम्पियर, तो आंसर कितना आ गया? R है 1 ओम और ये है 2 वोल्ट, 2/1 इज 1, तो आंसर विल बी 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर मैच कर रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग सही करके आए होंगे। और भाई साहब 10वां क्वेश्चन देख लो। अ अननोन न्यूक्लियस हैज़ अ न्यूक्लियर डेंसिटी 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या डेंसिटी रटवाई नहीं थी क्या? डेंसिटी हमें रटी हुई होनी चाहिए न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो 10⁻17 की रेंज में होती है, और जो मास दिया हुआ है वो है 9.926 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और हमें मास नंबर बताना है कि ये जो आपका एटम है इसका अप्रॉक्सीमेट मास नंबर कितना होगा। तो भाई साहब कोई तिगड़म लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सवाल है। पहली बात तो डेंसिटी दे करके हमें कंफ्यूज कर दिया गया, क्योंकि डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड करती है क्या? डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। तो डेंसिटी अगर मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है तो हमें दिया हुआ है मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया हुआ है? 19.926 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 kg, -27 kg। और हमें पता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जितने भी न्यूक्लियन उस एटम के अंदर प्रेजेंट हैं, तो टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, अगर मैं निकालूंगा ए, तो क्या टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाई मास नंबर डिवाइड बाई मास ऑफ एनी न्यूक्लियन। तो मुझे दोनों चीज़ें पता है, ये तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कितना? 19.926, और मुझे इंटू 10⁻27 गिवन है, और डिवाइड करना है 1.67 मल्टीप्लाइड बाई न्यूक्लियन के मास से। अगर भाई ये याद नहीं है तो ये क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, ये याद होना चाहिए। मास ऑफ न्यूक्लियन हमें याद था 10⁻27 kg से kg कटेगा, 10⁻27 से 10⁻27 कटेगा, और 19 में एक बड़े नंबर से अगर मैं लगभग डिवाइड करूंगा तो 19 तो आंसर आने से रहा, ये आंसर लगभग 12 समथिंग आएगा। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 19.926 डिवाइडेड बाई 1.67, तो ये कितना आएगा? 11.93। लगभग मास नंबर कितना हो जाएगा? 12, जो कि एग्जैक्टली किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर और with a small cut is moving out of a region
ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है जो कि हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एक हमारे पास में रेक्टेंगुलर लूप है और इसके इस तरह से इस साइड के छोटी वाली साइड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है और जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे मान ली मैंने अंदर की तरफ, जब ये इस फील्ड में एंटर होगा तो ये मोशनल ईएमएफ बन जाएगा। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू BLV और लेंथ कौन सी वाली होगी सर, लेंथ ये वाली होगी और छोटी वाली लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 0.3 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो 0.03 मल्टीप्लाइड बाय V वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें, 0.02 मीटर पर सेकेंड। तो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5 कर लो, 3 3 9 9 2 18, तो 18 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। तो और 1.8 लिखोगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट। तो ये ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो गया 1.8 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओहो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 100 ओम। ठीक है, 100 ओम और 100 ओम और 1 माइक्रो एम्पियर करंट अगर हम इस गैल्वेनोमीटर में देते हैं तो ये फुल डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है काय में, गैल्वेनोमीटर है जिसकी सेंसिटिविटी कितनी है 1 मिली एम्पियर। अगर 1 मिली एम्पियर करंट आता है तो भाई साहब ये पूरा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। और हम पता लगाना चाहते हैं कि कितना शंट रेजिस्टेंस मैं इसमें लगाऊं कि अगर जो मैं करंट यहाँ से भेजूं 10 एम्पियर का, तब भी ये हमें मैक्सिमम वैल्यू बता पाए 10 एम्पियर की। तो अगर 10 एम्पियर करंट में भेजूंगा तो इधर चले जाएगा मेरे पास में, इधर तो सिर्फ 1 मिली एम्पियर जाना चाहिए, इससे ज़्यादा गया तो फिर ये बता नहीं पाएगा। और जो बचा करंट वो इधर चले जाना चाहिए। बचा कितना सर, 10 माइनस 1 मिली एम्पियर। 10 में से 1 मिली एम्पियर माइनस कर देते हैं और इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल तो बराबर रहेगा, यानी V इज इक्वल टू IR। तो G इंटू 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू S इंटू 10 माइनस 1 मिली एम्पियर। और 10 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 10.000, इसको मिली को कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 मिली एम्पियर होता है 0.001। ठीक है, तो 0.001 अगर माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 9.999। ठीक है, जो कि इधर आके डिवाइड हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 9.999 और ये S की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी लगभग जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.1, ये पूरा नंबर मेरे पास बन जाएगा 0.1। तो 0.1 में अगर मैं 9.99 का डिवाइड करूँ, लगभग 10 हो गया ये, लगभग अगर ये 10 हो गया तो 0.1 में अगर 10 का डिवाइड करूँगा तो 0.01 समथिंग ओम में आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जो शंट रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए 0.01, यानी कि इसमें भी आंसर आ गया 1। भाई साहब जो बच्चे ए तुक्का मार के आए हैं ना, उनकी तो हो गई चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और इसमें हमें दिया हुआ है कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो हमारे पास में द इंटेंसिटी है k यूनिट्स। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पर कितनी होगी जहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा λ/3। ठीक है, तो हमें पाथ डिफरेंस लैम्डा दिया है। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो सर लैम्डा पाथ डिफरेंस जहाँ पर है वहाँ पर तो इंटेंसिटी कितनी है k, और जहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/3 है वहाँ पर हमें इंटेंसिटी निकालना है। तो सर I इज इक्वल टू तो होता है I0 cos phi/2। ठीक है, फाई तो होता है सर मेरे पास फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, डेल्टा x से डिनोट करते हैं पार्ट डिफरेंस को। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि क्वेश्चन ने मुझे दे रखा है कि अगर लैम्डा पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू अगर मैं लैम्डा ले लूँ तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2π निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो और उस टाइम पे मेरे पास इंटेंसिटी कितनी है k, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में I0 cos स्क्वायर phi/2, फाई बोले तो, और 2π/2, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, स्क्वायर के कारण हो जाएगी +1,
तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू के बराबर आ गई। ठीक है, दोबारा से सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन इस बार मुझे पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है λ/3। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/λ मल्टीप्लाइड बाई, इस बार पार्ट डिफरेंस मेरे पास है λ/3। तो λ/3 है, तो यहाँ पे मेरे पास में फाई की वैल्यू आ जाएगी 2π/3। फाई की वैल्यू अगर 2π/3 आ जाएगी तो आई इज इक्वल टू, तो कितना दिया हुआ है हमें, आई इज इक्वल टू, तो निकालना है कि इंटेंसिटी कितनी होगी। आई नॉट हमने निकाल लिया, आई नॉट के आ रहा है, और कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा मेरे पास में फाई की वैल्यू 2π/3, और डिवाइड में भी एक 2 होता है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2, जिसमें 2 से 2 कट जाएगा। और सर कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस π/3 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 1/4, तो आंसर विल बी k/4। और k/4 ऑप्शन नंबर माशाल्लाह 1 में मैच कर रहा है भाई साहब। तो जो ए लगा के आए हैं उनकी तो चांदी ही चांदी। क्या आप भी ये लगा के आए हैं? कमेंट करके बताइए कि आप भी ये लगा के आए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, भाई साहब ऐसा लग रहा है नवीं क्लास का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। भाई साहब एक बॉडी है जिसका मास हमें कितना दिया हुआ है, 5 kg। ओहो सर मज़ा आ गया। और इस पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ 8 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ 6 न्यूटन। तो सर रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला, मज़ा आ गया। 8 का स्क्वायर प्लस, दोनों 90 डिग्री है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, बताना पड़ेगा क्या, चलो बता देते हैं। √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 64 प्लस 36 जो कि हो जाएगा 100 का अंडर रूट लूंगा तो 10 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं 10 इनवर्स लिखूँ, देखो 10 इनवर्स लिखूँ तो 10 इनवर्स अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा, ठीक है, ये वाला एंगल लूंगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो 8/6 हो जाएगा। तो 8/6 हो जाएगा, तो मेरे पास में 10 इनवर्स कितना निकल के आ जाएगा, 10 इनवर्स निकल के आ जाएगा मेरे पास में 4/3। और अगर मैं एंगल यहाँ से लूँगा तो मेरे पास में निकल के आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। तो 3/4 तो कौन से वाले फोर्स से आ रहा है, 8 न्यूटन वाले फोर्स से आ रहा है, और ये वाला आंसर आ रहा है 6 न्यूटन वाले फोर्स से। ठीक है, अभी ऑप्शन देखते हैं अपन। और अगर सर एक्सेलरेशन पूछा है मुझसे, तो एक्सेलरेशन होता है F/m न्यूटन सेकंड लो, A इज इक्वल टू F/m, तो 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई मास कितना है 5 किलो, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने से काम इसलिए नहीं होता क्योंकि भाई साहब तीन ऑप्शन दिए हुए हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो एंगल है वो कहाँ से बन रहा है। एंगल 3/4, 10 इनवर्स 3/4 6 न्यूटन से बन रहा है, 3/4 6 न्यूटन से बन रहा है नहीं। क्या 10 इनवर्स 4/3 बन रहा है 6 न्यूटन से, ये तो बन रहा है 6 न्यूटन से, इसमें दे रखा है 8 न्यूटन, तो सेकंड वाला भी नहीं है। 10 इनवर्स 3/4 बन रहा है 8 न्यूटन से, बिल्कुल सही, तो ये वाला ऑप्शन विल बी थर्ड, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए लगाने वाले ये गलत हो गया, जो भी बच्चे ए लगा के आए हैं उनका ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे मज़ेदारी वाली बात है। और कैपेसिटर का क्वेश्चन दिया हुआ है भाई साहब, क्या देखोगे, क्या शर्म तो नहीं आ जाएगी देख के, देखो जल्दी से, क्या ये पढ़ाया था, जल्दी से देख लो। बिल्कुल सर ये तो आपने पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत सारे कैपेसिटर दिए हुए हैं, C1 C2 C3 C4, चारों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं। चारों कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सीरीज में होता है, और चारों कैपेसिटर हैं 10 माइक्रोफेराड, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया सर, ये तो हो गया 4/10, तो 10/4 उल्टा करने पर ही हो गया 10/4, दैट इज 2.5 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब 2.5 माइक्रोफेराड, एक 5 वाला भी है 2.5, तो 2.5 और 2.5 ये दोनों जुड़े हुए हैं पैरेलल में जुड़ते हैं, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफेराड। दोनों को जोड़ दो, दोनों को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो 5 माइक्रोफेराड आ गया। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 माइक्रोफेराड, जो कि 3 ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेराड। तो साथ में देखना पड़ेगा चार्ज, तो तीनों पर कितना चार्ज जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और C1 C2 C3 C4 और C5, और ये जुड़ा हुआ है 50 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो जब करंट यहाँ से निकल के जाएगा, दैट इज कितना करंट निकल के जाएगा, करंट निकल के जाएगा Q इज इक्वल टू CV, तो C है 5 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये हो जाएगा 5 5 120
5 5 से 25, तो ये हो जाएगा 250 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज निकल के जाएगा इस बैटरी से, जो कि आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये सब मिलके भी सेम बना रहे हैं 2.5 माइक्रोफेराड, और ये भी है 2.5 माइक्रोफेराड, तो इक्वल इक्वल चार्ज डिवाइड होगा। तो चार्ज यहाँ पर भी कितना जाएगा, इसका आधा कर लो, इसका आधा चार्ज इधर जाएगा, आधा चार्ज इधर जाएगा, तो 125 माइक्रोफेराड, तो सब पर 125 माइक्रोफेराड चार्ज आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 125 माइक्रोफेराड ऑन ऑल कैपेसिटर। तो इसका भी आंसर ए आ गया भाई साहब, 1 वाला। ठीक है, तो जो ए लगा के आए हैं दोबारा से उनके मजे ही मजे। 16 क्वेश्चन नंबर 16 भाई साहब, एक व्हीटस्टोन ब्रिज और एक मीटर ब्रिज, एक ही पेपर में 2 सवाल एक ही जगह से। ठीक है, चलिए, तो वैसे ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें जहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते हैं वहाँ बैटरी लगाई हुई है, और जहाँ बैटरी लगाते हैं वहाँ गैल्वेनोमीटर। तो बोला है अगर दोनों को इंटरचेंज कर दें तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भाई साहब, अगर दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो राइट साइड डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, और बैलेंस्ड पॉइंट पर नो डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, तीनों ही पॉसिबिलिटी हैं। तो इसका मीटर ब्रिज वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज, मैं पढ़ के बता देता हूं, बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन एंड एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके आगे दिया हुआ है द पावर ऑफ अ क्रेन, अगेन 9th क्लास का क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ क्रेन विच लिफ्ट्स अ मास ऑफ 100 kg, 1000 किलो का मास उठा के 20 मीटर की हाइट से रख रही है, 10 सेकंड में 20 मीटर की हाइट पे वो ले जाती है। ठीक है, तो 20 मीटर की हाइट में अगर 10 सेकंड में ले जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में, वेलोसिटी निकाल लेता हूँ पहले, 20 अपॉन स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये निकल के आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। और सर मास कितना होगा, तो 17th क्वेश्चन में हमें अगर पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, जिसमें जी की वैल्यू हमें लेनी है 9.8, तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 2, तो ये हो जाएगा 989800 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 कम 19600। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, 3 के बाद पॉइंट लगाऊंगा, 19.6 किलोवाट। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा ए वाला, ए वाला, एक और ए वाला करेक्ट हो गया भाई साहब, देख रहे हो, ए वाले मजे आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 यंग्स मॉड्यूलस, देखो जल्दी से देखो और मैच कर दो। क्या 8वीं क्लास में मैच द फॉलोइंग करते थे क्या अपन, जल्दी से अपन करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला मैच कर रहा है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, तो फर्स्ट का ए का आ जाएगा 18th क्वेश्चन में, ए का आ जाएगा हमारे पास में सेकंड वाला, और बी कंप्रेसिबिलिटी होता है बल्क मॉड्यूलस का उल्टा, और बल्क मॉड्यूलस सी में दिया हुआ है, बल्क मॉड्यूलस हमारा हो जाएगा प्रेशर अपॉन, नेगेटिव होता है बल्क मॉड्यूलस, प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, तो वी ऊपर आ जाएगा, तो पी वी अपॉन डेल्टा एल, तो इसका हो जाएगा सी वाले का हो जाएगा हमारे पास में फोर्थ, और बी वाले का इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास में थर्ड, और डी वाले का पॉइजन्स रेशो हमारे पास में हो जाएगा सर ए वाला, फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है फर्स्ट का सेकंड वाला, मतलब कि एक ही ऑप्शन अगर हम देखते, अगर हमें एक भी चीज़ पता होती तो आंसर हमारा आ जाता करेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ वाला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 18th क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन अ कॉन्केव लेंस अ रे ऑफ लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द कॉन्केव लेंस है। देखो कॉन्केव लेंस कैसे बनता है भाई साहब, कॉन्केव लेंस ऐसे बनता है। ठीक है, पैरेलल लाइट आ रही है, तो पैरेलल लाइट कहाँ से पास होगी, पहले वाले फोकस से या दूसरे वाले फोकस से। भाई साहब डाइवर्ज होती हैं तो कौन से वाले फोकस से पास होंगी, पहले वाले फोकस से पास होंगी, तो आ जाएगा क्या इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बाहर निकलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सीधी निकल जाएंगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो जब होता है जब प्लेन स्लेब रखी होती। अच्छा, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, क्या डाइवर्ज हो जाएंगी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से, यही करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड वाला गलत है, पासेस थ्रू 2f, क्या 2f से पास होंगी क्या भाई साहब, 2f से पास होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी, बिल्कुल नहीं, ना तो उधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी ना इधर वाले, तो ऑप्शन थर्ड इज गलत। और ऑप्शन फोर्थ है पासेस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, क्या सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी, बिल्कुल नहीं, अगर कॉन्वेक्स होता तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होती, लेकिन कॉन्केव है। ओहो 20 क्वेश्चन, अ थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड अ लीनियर मास डेंसिटी, कितनी दी हुई है इसकी m, ठीक है, इज बेंट टू अ सर्कुलर रिंग, और सर्कुलर रिंग बना ली इससे हमने
इससे हमने बना ली सर्कुलर रिंग एक्स वाई प्लेन में, और सेंटर है सी, और हमें वाई डैश वाली एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग तो आपको पता ही होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग कितना होता है सर? वाई डैश एक्सिस ये वाली है, वाई डैश एक्सिस, इसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सर ये इसका मास m है, इसकी रेडियस r है जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी जो टोटल लेंथ है वो l, 2 पाई r इज इक्वल टू l। तो यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं l अपॉन 2 पाई, तो l अपॉन 2 पाई विल बी द रेडियस। ठीक है, अगर डायमीटर के अलोंग हम निकालते तो डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता mr² अपॉन 2, लेकिन पैरेलल शिफ्ट कर दी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे प्लस mr² कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 mr², और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई डैश एक्सिस के अलोंग निकल के आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई डैश एक्सिस के अलोंग कितना निकल के आ जाएगा? 3/2 m बोले तो m, और r² बोले तो रेडियस बोले तो l अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। तो आंसर विल बी 3ml² अपॉन 8 पाई स्क्वायर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 3ml³ नहीं, 3ml³ नहीं, 3ml² अपॉन 8 पाई स्क्वायर, थर्ड वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। ईच साइड ऑफ मेटेलिक क्यूब, एक मेटेलिक क्यूब है, उसका मास हमें दिया हुआ है 5.580, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया हुआ है केजी में मास। ठीक है, और आगे क्वेश्चन बोल रहा है मेजर्ड टू बी 9 सेंटीमीटर, इज मेजर टू बी 9 सेंटीमीटर, मतलब उसकी साइड दी हुई है हमें 9.0 सेंटीमीटर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। और कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ क्यूब कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, डेंसिटी हमें दी हुई है x इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी अगर हमें निकालनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज 5.580 डिवाइडेड बाई क्यूब है ना, क्यूब है तो साइड क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा 9 इंटू 9। ठीक है, तो 9 इंटू 9 इसका वॉल्यूम हो जाएगा 9.0 इंटू 9.0 इंटू 9.0, और सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², तो 10⁻6 हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻+6। तो ये पूरा नंबर अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा लगभग 7.6 समथिंग निकल के आ जाएगा, 7.6 निकल के आ जाएगा, और 10 की पावर बचेगा 3। ठीक है, या फिर 7 ऐसे निकल के आएगा 7654 पॉइंट समथिंग, और इंटू 10 की पावर सॉरी 5 अपॉन कर रहे हैं ना अपन, 5/9 इंटू 9 कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0.007 1 2 3 6 5 ऐसे कुछ निकल के आएगा, और 10 की पावर 6, और ये आ जाएगा kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि मीटर क्यूब में अपन ने कन्वर्ट कर लिया इसको, क्योंकि 10 की पावर 6 लगा दिया। और अब ये हो जाएगा, अगर मैं शिफ्ट करूँगा 1 2 3 बार पॉइंट को शिफ्ट करूँगा, 7.654 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और 10 की पावर 3 इंटू एक्स। तो एक्स नंबर क्या निकल के आ रहा है ये, लेकिन ये हमें चाहिए लीस्ट वाले सिग्निफिकेंट। देखो साइड हमें दी हुई है 9.0 kg, सॉरी 9.0 सेंटीमीटर दी हुई थी, सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ये दिया हुआ था, डेंसिटी दी हुई थी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आंसर हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में निकालना होता है। तो आंसर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 7.7 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और हमें तो x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू क्या नजर आ रही है 7.7, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक हार्मोनिक वेव चल रही है, देखते हैं। एक हार्मोनिक वेव चल रही है और उसकी इक्वेशन हमें गिवन है, एक हार्मोनिक वेव है, उसकी इक्वेशन हमें गिवन है, y इज इक्वल टू 2 एम्पलीट्यूड और cos 2 पाई ब्रैकेट और tan t माइनस 0.008x प्लस 0.35, ये फेज एंगल दिया हुआ है हमें। और साथ में वेयर x एंड y आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, फेज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो हमें डेल्टा x दिया हुआ है,
0.5 मीटर। तो जब डेल्टा एक्स इतना होगा तो उस टाइम पे हमें बताना है कि द फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस बताना है जब पार्ट डिफरेंस इतना होगा। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए देखो, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी अपन ने देखा था, तो ये होता है के डेल्टा एक्स, और के की वैल्यू होती है 2 पाई/लैम्डा। ठीक है, 2 पाई/लैम्डा देख लो या के देख लो। तो अगर हम कंपेयर करें वेव की इक्वेशन से, तो 2 cos, और ये हो जाएगा हमारे पास में ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो अगर हमें के निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो के की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी, के की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.0008। ठीक है, तो के की वैल्यू अगर रखेंगे तो फाई निकल के, डेल्टा फाई हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.008, लेकिन ये हमारे पास सेंटीमीटर में है अभी, और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो मीटर में गिवन है, दैट इज 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो भाई साहब हमें या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो डेल्टा फाई हमारे पास में बड़े प्यार से निकल के आ जाएगा अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो पाई की टर्म्स में ही निकाल लेते हैं अपन। पाई की टर्म्स में निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.008, ये हो जाएगा मेरे पास में 0.8 पाई, और रेडियन पर सेकंड में ये, रेडियन पर सेंटीमीटर ये, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये आंसर काय में निकल के आ जाएगा, रेडियन में। तो 0.8 पाई विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन में 0.8 पाई, 0.8 पाई, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 भाई साहब प्रिज्म से आ गया, प्रिज्म से आ गया, देख रहे हो भाई साहब, लेवल देख रहे हो आप, लेवल सबके निकलेंगे। तो लेवल आपका मज़ा आ गया देख के। अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म ABC दिया हुआ है, और QR रे पैरेलल है बेस के। अगर पैरेलल है तो मिनिमम एंगल डेविएशन की कंडीशन लगानी है, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, आई प्लस ई माइनस ए, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। क्या मिनिमम एंगल की डेविएशन की, जब दोनों पैरेलल हो जाते हैं, एक रे ऐसे जाती है इंसिडेंट रे, और ये बेस के पैरेलल हो जाती है, तो क्या ये वाली कंडीशन निकल के आती थी हमारे डेरिवेशन में। तो डेल्टा की वैल्यू हमें निकालनी है, ये क्या हो जाएगी, आई बोले तो 50 डिग्री दिया हुआ है, ई बोले तो क्या क्या मिनिमम एंगल की कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल सर दोनों बराबर होते हैं। माइनस इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा सर 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 कितना आ जाएगा सर, 50, 40 डिग्री। और 40 डिग्री कौन सा वाला ऑप्शन है, 40 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन वाले मज़े ही मज़े। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायोड दिया हुआ है। अरे भाई साहब, तो इनपुट वेव हमें कुछ इस तरह दी हुई है, इनपुट वेव ऐसे जा रही है, तो इनपुट वेव ऐसे जा रही है आपकी, इनपुट वेव ऐसे जा रही है, तो आउटपुट वेव हाफ वेव रेक्टिफायर में, आउटपुट वेव में। अब आउटपुट वेव की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, पहले ऐसे फिर ऐसे, या फिर पहले ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो भाई साहब इसमें एक ही ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, सेकंड वाला, जिसमें पहले बार में तो आउटपुट आ रहा है, तो ये तो फॉरवर्ड बाइसिंग वाले का आंसर है, और रिवर्स बाइसिंग में होते ही करंट की वैल्यू 0 हो गई, आउटपुट करंट की, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन, दोनों पॉजिटिव तो होंगे नहीं, ऐसा तो फुल वेव रेक्टिफायर में होता था, यहाँ पे तो एक ही डायोड है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, नेगेटिव में आएंगी नहीं दोनों, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भाई साहब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और हमें बोला है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम बताओ। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो काइनेटिक एनर्जी, जो जैसे मान लेते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बना लेते हैं, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी बनाएं, तो भाई साहब यहाँ पर जो जो इसकी मीन पोजीशन है उस पर तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी मैक्सिमम, और यहाँ पर रहेगी मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो अगर हमने इसको ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, या इधर करके छोड़ दिया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मिनिमम रहेगी, 0 रहेगी, फिर बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर आगे जाएगा आगे जाएगा, दोबारा से मैक्सिमम, दोबारा से मिनिमम, 0। तो ये हाफ कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, फिर जब वापस यहाँ आ जाएगा तो ये 1 कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बन जाएगा, ऐसा तो नहीं बनेगा, क्योंकि भाई साहब एनर्जी नेगेटिव में नहीं होती, तो एनर्जी दोबारा से पॉजिटिव में होती है, तो दोबारा ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिया हुआ है थर्ड वाला।
ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और एनसीईआरटी में ग्राफ दिया भी हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, एक ऐसे और एक ऐसे। तो पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होती है पीक पॉइंट्स पर और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है पीक पॉइंट्स पर। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और t/2 पर क्या होगा, t/2 पर हो जाएगा हमारे पास में 0, ठीक है। और वन कंप्लीट ऑसिलेशन की नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.6 एम्पियर। तो भाई साहब टर्मिनल वोल्टेज बताओ। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला E इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू E माइनस IR। क्या बात कर रहे हो सर, तो E दे रखा है हमें 12 वोल्ट, माइनस कर देंगे IR, I हमें दिया हुआ है करंट दिया हुआ है 0.6 एम्पियर, मल्टीप्लाइड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है 2। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 1.2, तो 12 माइनस 1.2 करूँगा तो ये 2 गया और 1 गया तो 11, तो 10.8 वोल्ट, 10.8 वोल्ट, और जो कि ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है सेकंड वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो भाई साहब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ विल बी। तो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल अगर हमें हाइट पर लेके जाना है तो इसमें कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा सर, यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो जाएगी हमारे पास में सरफेस पर होती है GMM/R, ठीक है। और माइनस की होती है, नेगेटिव होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अगर हम अर्थ से सेम r दूरी पर ले गए तो सेंटर से टोटल दूरी हमारे पास हो जाएगी 2r, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस का GMM/2r, ठीक है। तो वर्क डन कितना निकल के आ जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस का GMM/2r माइनस का माइनस 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 हो जाएगा प्लस का GMM/r, ठीक है। तो यहाँ से GMM/r कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1 मिलके हो जाएगा प्लस का हाफ, तो वर्क डन हो जाएगा GMM/r और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 1/2, ठीक है। और G की वैल्यू होती है GM/r², तो यहाँ से अगर मैं GM की वैल्यू एलिमिनेट कर दूँ तो ये हो जाएगी GR², तो वर्क डन निकल के आ जाएगा GR² M/r मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये निकल के आ जाएगा वर्क डन 1/2, r से r कटा mgr, मतलब 1/2 mgr। और ये 1/2 mgr कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, 1/2 mgr मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई अ हीट 100 वॉट हीट सिस्टम को दे रहा है और 100 वॉट हीट रेट ऑफ हीट दे रहा है 100 वॉट, मतलब 100 वॉट पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 100 जूल पर सेकेंड, तो ये हो गया रेट ऑफ हीट दे रहा है हीटर दे रहा है 100 वॉट हीट। तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू, दो पार्ट में बढ़ जाती है, पहला वर्क डन और दूसरा इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें निकालनी है, तो हमें Q माइनस W कर देना है। और वर्क डन क्वेश्चन में गिवन है 75, 100 माइनस 75 करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकल के आ जाएगी 25 जूल पर सेकेंड या 25 वॉट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पे बेस्ड सवाल आया था जिसका आंसर था 25 वॉट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रूम हीटर जिसकी रेट हमें दी हुई है 400 वॉट, पावर दी हुई है 400 वोल्ट और वर्क करता है 220 वोल्ट सप्लाई पर, ठीक है। चलो देखते हैं 220 वोल्ट सप्लाई पर वर्क करता है और हमें दी हुई है 220 वोल्ट सप्लाई पर वर्क करता है और इसकी पावर रेटिंग दी हुई है 400 वॉट, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा V²/R, यानी 220 का स्क्वायर बाई R बोले तो P बोले तो 220, ठीक है, पावर बोले तो 400, तो ये हो गया 400, ये निकल के आ गया 220 इंटू 220 अपॉन 400 इंटू 400, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया और 2 से ये 2 चले जाएगा, 2 से ये 11 टाइम्स और ये चले जाएगा
अच्छा एक ही बार तो है 400, 400 एक ही बार है तो 0 0 से 0 0 गया, और एक बार इससे गया, एक बार इससे गया, तो ये मेरा निकल के आ गया 121 ओम। ठीक है, तो मतलब मेरे पास जो हीटर है, जो रूम हीटर है, उसका रेजिस्टेंस मुझे पता लग गया, और वोल्टेज ड्रॉप अगर हो गया 20 वोल्ट तो हमें बताना है कि पावर कंज्यूम कितना हुआ। तो अब दूसरे केस में अपन पावर निकाल लेते हैं। पावर इस बार हम वोल्टेज रखेंगे 200 200 स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। आर हमारा आ रहा है 121, तो 121 आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 200 इंटू 200 अपॉन 121। ठीक है, 200 अपॉन 200 इंटू अपॉन 121, तो 200 अपॉन 200 हो जाएगा ये 40,000। 200 इंटू 200 हो जाएगा मेरे पास में 40,000, और इसको मुझे डिवाइड करना है 121 से, तो ये आ जाएगा आंसर मेरे पास में 330 वाट। तो लगभग पावर रेटिंग कितनी आ जाएगी, कितना पावर लॉस कंज्यूम होगा, तो पावर कंज्यूम होगा 330 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये करीबी आंसर मैच कर रहा है हमारा 331 वाट से, जो कि है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ रूलर इज फॉल वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन्स कैच इट विथ डिफरेंट रिएक्शन टाइम। मतलब कुछ चीज़ है, कोई रूलर है, वो ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं अपन, तो उसको जब कैच करेंगे तो रिएक्शन टाइम जो अलग अलग पर्सन्स का है वो अलग अलग हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब जिसका रिएक्शन टाइम सबसे कम होगा, मतलब जो सबसे जल्दी एक्ट करेगा, उसका जो रूलर है वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो उसको नीचे आने से पहले ही पकड़ लेगा, और जो सोता रहेगा उसका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जिसका रिएक्शन टाइम सबसे स्लो होगा उसका रूलर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे कम रिएक्शन टाइम है सी का, तो सी का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। बी का रिएक्शन टाइम है 0.22 सेकेंड, जो कि सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन टाइम वाले का डिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा होगा। तो बी का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा और सी का डिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, तो सी का जो रूलर है वो सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4th। तो इसमें बी का सबसे ज़्यादा और सी का सबसे कम है, तो बी का सबसे ज़्यादा और सी का सबसे कम, ये कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में, तो इसमें 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें बोला क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमें दिया हुआ है कंसिडर 2 अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिकोफेराड, वन ऑफ देम इज चार्ज बाई 100 वोल्ट। एक को 100 वोल्ट से चार्ज किया और फिर दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो एक कैपेसिटर हम ले लेते हैं पहले 200 पिकोफेराड, तो अगर इसको चार्ज करा हमने 100 वोल्ट से, 100 वोल्ट से चार्ज किया, तो इसमें कितनी एनर्जी आ जाएगी, यू इनिशियल निकाल लेते हैं, हाफ इंटू 200 इंटू पीको बोले तो 10 की पावर -12, और वी स्क्वायर बोले तो 100 इंटू 100। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 20 20 10 की पावर 6, 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -6 जूल, और 2 से 2 गया, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, और फाइनली जब इसको अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो कॉमन पोटेंशियल हमारा निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है, तो कॉमन पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, दैट इज 50 वोल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल अगर हम निकालेंगे, फाइनली अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल मामला हो जाएगा हमारे पास में, एनर्जी फाइनल हो जाएगी हाफ इंटू, और जब हम दोनों को जोड़ देंगे पैरेलल में, तो कॉमन पोटेंशियल तो हो जाएगा 50, और इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C, तो 2C हो जाएगा, तो 2 इंटू 200 सी आ जाएगा हमारे पास में 200 पिकोफेराड। पिको का मतलब 10 की पावर -12, और साथ में 50 इंटू 50। ठीक है, तो ये कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 2 से 2 गया, ये हो गया हमारे पास में 5 5 से 25, तो 25 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 2 इंटू एक 2 0 4 0, तो ये हो गया 10 की पावर -12, और 4 0 कम करें तो 10 की पावर -8, और ये हो जाएगा हमारे पास में 0.5, 50 हो जाएगा, 50 को मैं 0.5 लिखूंगा, तो ये भी हो जाएगा 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, तो अगर हम इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 - 0.5, तो 1 - 0.5 विल बी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6 जूल। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी निकल के आएगी, 0.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 31 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सविता 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट वाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो उसने एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसमें 30 ऑसिलेशंस 60 सेकंड में नापी जा रहे हैं। तो 30 ऑसिलेशंस का पेंडुलम कर रहा है 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में अगर 30 ऑसिलेशंस कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है,
30 सेकेंड में अगर 60 ऑसिलेशंस कर रहा है तो इसका मतलब एक ऑसिलेशन कितनी देर में करेगा, एक ऑसिलेशन करेगा 30 ऑसिलेशंस कर रहा है 60 सेकेंड में, तो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को होने में कितना टाइम लगेगा 60/30 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालो। लेंथ ऑफ पेंडुलम तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g, 2π√L/g, और टी की वैल्यू हमें निकाल के आ गई 2 सेकेंड इज इक्वल टू 2π√L/g। बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4π²L/g, और g की जो वैल्यू है वो 9.8 है, और बोल रखा है पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी हमें कितनी लेनी है 9.8, तो g से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मीटर लेंथ आ जाएगी हमारी, और 1 मीटर हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू टेक रीच द पीक वैल्यू, मतलब कि हमारा पीक करंट कितना है 5 एम्पियर, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज। चलिए देखते हैं, तो 60 हर्ट्ज अगर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो क्या हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं क्या? टाइम पीरियड क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/60 सेकेंड, तो 1/60 सेकेंड्स टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब है जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर ले, एक बार पॉजिटिव साइकिल एक बार नेगेटिव साइकिल, तो टाइम पीरियड जब जो लगेगा, तो ये कह रहा है पहली बार जब मैक्सिमम तक पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड के बराबर टाइम लग रहा है, मतलब 1/60 सेकेंड, तो 1/60 सेकेंड में इतना टाइम, मतलब 1/60 सेकेंड में एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, तो पहली बार जब पीक को पहुंचेगा तो क्या इसका भी 1/4 टाइम लगेगा, तो इसका 1/4 पहली बार पीक तक पहुंचने में 5 एम्पियर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो 1/6 4 24, 1/240 सेकेंड, तो पहली बार पीक तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 1/240 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अगेन ऑप्शन नंबर 1, मजे ही मजे हो गए भाई साहब जो ऑप्शन ए लगा के आए हैं उनके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कुछ इस तरह कह रहा है, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूटेड इफ इट इज रिड्यूस्ड इन वन रीजन प्रोड्यूसेस अ डार्क फ्रिंज, it increases the another region produces by bright fringe, तो as there is no gain or loss of energy, the phenomena are consistent with the principle of conservation of energy, तो क्या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और बी ऑप्शन बोल रहा है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टराइज्ड एग्जिबिट्स ओनली बाय द लाइट वेव्स, क्या भाई साहब डिफ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन लाइट वेव्स ही करती हैं क्या? नहीं, तो बी वाला पार्ट गलत हो गया, और एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ए इज ट्रू और बी इज फॉल्स, तो ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, अगेन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर भी क्या हो गया बेटा, फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, अ बॉक्स ऑफ मास 115 kg is kept on the floor of a stationary trolley, the coefficient of static friction between the trolley is 0.12। अगेन मैकेनिक्स से सवाल आया है और बहुत ही बेसिक सवाल आया है। एक ट्रॉली है, स्टेशनरी ट्रॉली है, और उस ट्रॉली के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो जिसका मास हमें गिवन है 15 kg, ठीक है, 15 kg मास रखा हुआ है, और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.12, ठीक है। तो पक्की बात है जब ये भागेगा, जब ये ट्रॉली भागेगी तो इस पर पीछे की तरफ एक एमए फोर्स लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इसको पीछे जाने से रोकेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तब तक तो ये ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा बड़ा एमए हो गया तो फिर ये ब्लॉक सरक के पीछे आ जाएगा और इस ट्रॉली पे से गिर जाएगा। तो क्या पक्की बात है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो होता है म्यू टाइम्स एन, और व्हाट इज एन, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर एम जी के बनेगा। जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी रखी होगी 10 लेनी है, ठीक है, तो म्यू 0.12 मल्टीप्लाइड बाई म्यू एन की वैल्यू होगी एम जी के बराबर, और मास दिया हुआ है 15 और जी की वैल्यू हमें लेनी है 10, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.12 या 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है, ये न्यूटन में आ जाएगा हमारे पास में। और दूसरी बात एम है, तो एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m, तो F एक्सेलरेशन कितना निकल के आ जाएगा F, और व्हाट इज F,
एफ कितना निकल के आ रहा है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 15 और डिवाइड बाई 15, तो 15 से 15 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितने एक्सेलरेशन से अगर ये ट्रक चल सकता है, अगर ये ट्रक 1.2 के एक्सेलरेशन से चलेगा तब तक तो ये ब्लॉक इस पर रखा रहेगा, अगर एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा हुआ तो ये ब्लॉक स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। तो ऑप्शन इज फोर्थ, तो इस वाले आंसर में क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 0.2 जूल। द स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अप्रोक्सीमेटली। तो स्पीड कितनी होगी भाई साहब, स्पीड बतानी है हमें, और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है बॉब की 0.2 जूल, ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी 0.2 जूल है। तो और जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। तो 36 क्वेश्चन में जो टोटल एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी आएगी, सारी की सारी जो टोटल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाली जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी है 0.02 जूल, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और डिवाइड हो जाएगा m से, और हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। मास कितना दिया हुआ है, बॉब का मास दिया हुआ है 20 ग्राम, यानी कि 0.02 kg, 1 2 3, ठीक है। तो 0.02 से कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, √2 के बराबर, और √2 की वैल्यू होती है 1.41 मीटर पर सेकेंड, विच इज करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। अगेन फर्स्ट वाले बच्चे खुश हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहली स्टेटमेंट में बोल रखा है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल होता है a की पावर 1/3 के। तो क्या a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है क्या भाई वॉल्यूम? क्या वॉल्यूम में से a कट जाता है क्या? वॉल्यूम जब अपन निकालते हैं तो 4/3 पाई r क्यूब, न्यूक्लियस का जब वॉल्यूम निकालते हैं तो r क्यूब करते हैं तो सिर्फ a बचता है, क्योंकि a की पावर 1/3 और क्यूब कैंसिल हो जाते हैं और पावर कितनी आ जाती है 1। तो भाई साहब गलत हो गई बात, तो A इज रॉन्ग। B कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A, यस दिस इज करेक्ट, और B करेक्ट हो गया। और C पढ़ते हैं द डिफरेंस इज मास, द डिफरेंस इन मास ऑफ एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। क्या मास, एटम का मास और उसके न्यूक्लियस के मास के बीच में जो अंतर होता है वो मास डिफेक्ट कहलाता है क्या? नहीं, मास डिफेक्ट कहलाता है न्यूक्लियस का मास और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का सम, ठीक है, वो मास डिफेक्ट कहलाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है और बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी और डी करेक्ट, तो बी और डी करेक्ट और ए और सी फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर दोबारा से क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोबारा से हो गया करेक्ट। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भाई साहब एक एंगुलर फ्लाईव्हील है जो घूम रहा है 600 आरपीएम, ओमेगा नॉट हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, 600 आरपीएम से घूम रहा है और फाइनल इसकी स्पीड हो गई 1200 आरपीएम, ठीक है, और कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो बताओ वो कितना घूमा, कितनी बार घूमा इतने टाइम में, ठीक है, इस टाइम में वो कितनी बार घूमा। तो ओमेगा को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ओमेगा नॉट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन पर सेकंड से, रोटेशन रिवॉल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 600 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 60 से डिवाइड, और ये काय में कन्वर्ट हो जाता है रेडियन पर सेकंड में। 0 से 0 गया, इससे ये गया 10 को 20, तो ये हो गया 20 पाई, 6 1 जा 6, तो ये 20 पाई हो गया, 20 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया। और इसी तरह 1200 वाला है तो वो आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा हमारे पास में 40 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है, 40 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, और एक आ गया 20 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 60 से डिवाइड किया, 0 से 0 गया, 6 10 जा हो गया, तो 20 रेडियन, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपन थीटा का, तो थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2। क्या ये इक्वेशन हमने याद कराई थी आपको? ये एक्स्ट्रा इक्वेशन थी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अलावा। वी की जगह हम यूज़ करेंगे ओमेगा, यू की जगह हम यूज़ करेंगे ओमेगा नॉट। तो यहाँ से क्या हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? थीटा मतलब कितनी बार घूमा, कितना एंगल घूमा, तो ओमेगा दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 पाई, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 पाई डिवाइड बाई 2, तो और मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 2 से 30, तो ये आ जाएगा सर 300 पाई रेडियन पर सेकेंड।
और रेडियन पर सेकंड आ रहा है, रेडियन आ रहा है 300 पाई रेडियन आ रहा है थीटा। तो रेडियन को अगर रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 300 पाई को मैं अगर 2 पाई से डिवाइड करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, तो ये 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड करूंगा तो 150, मतलब 150 रिवॉल्यूशंस ये करेगा फ्लाई व्हील। तो 150 रिवॉल्यूशंस इज द फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर था हमारा 38। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक सबमरीन है जो विथस्टैंड कर रही है एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 ATM, मतलब 100 ATM तक वो प्रेशर झेल सकती है। तो मैं उसको कितना सरफेस के नीचे तक ले जा सकता हूँ अगर वाटर की डेंसिटी है 100 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर वाटर की डेंसिटी हमें दी हुई है 100 kg पर मीटर क्यूब, तो फिर मैं उस सबमरीन को कितना नीचे ले जा सकता हूँ वाटर में। तो रो जी एच इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी नॉट इज इक्वल टू पी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। तो रो जी एच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर मुझे 100 ATM दिया हुआ है माइनस पी नॉट मुझे करना पड़ेगा 1 ATM, तो ये हो गया 99 ATM प्रेशर। और ये हो गया रो जी एच। रो की वैल्यू मुझे पता है 1000, तो 1000 इंटू जी की वैल्यू मुझे पता है क्वेश्चन में लेनी है, जी की वैल्यू 10, तो इज इक्वल टू और साथ में एच इज इक्वल टू 99 ATM को पास्कल में कन्वर्ट करूंगा 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और h निकालने के लिए क्या करूंगा, h निकालने के लिए डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 99 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कटेगा तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 990 मीटर। तो 990 मीटर इज द फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पे, 39th क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा और आप सही सही लगा के आए होंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर। और इसके बाद हम करते हैं 39 से क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमें दिया हुआ है भाई साहब, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया है क्वेश्चन। तो माइक्रोवेव कौन प्रोड्यूस करता है, माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है कैलिस्टोन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व। ठीक है, तो इसका ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का हो जाएगा फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं मैं 40। और बी का क्या हो जाएगा सर, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। और इंफ्रारेड रे क्या करती हैं, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल करती हैं। तो डी का तो हो जाएगा, इंफ्रारेड का हो जाएगा थर्ड। और विजिबल लाइट गामा रेज क्या करती हैं, रेडिएशन डीके ऑफ न्यूक्लियस करती हैं। तो सी का हो जाएगा मेरे पास में थर्ड, और सी का हो जाएगा मेरे पास में सॉरी सेकंड, और बी का हो जाएगा मेरे पास विजिबल लाइट क्या करती है फर्स्ट। तो फर्स्ट ही बचा। इलेक्ट्रॉन्स को एटम में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तब विजिबल लाइट निकलती है बाल्मिर रीजन के अंदर। और ये ऑप्शन मेरे पास में हो जाएगा ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो 40 का भी क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन कह रहा है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रो, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगी इनसाइड द कंडक्टर, यस ए करेक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल गलत, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो गलत हो गया। सी इंटीरियर ऑफ द चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सिस चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है, कोई चार्ज नहीं होता स्टैटिक सिचुएशन के अंदर, सारा चार्ज सरफेस पर होता है, कंडक्टर के अंदर नहीं होता। तो सी भी करेक्ट हो गया। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, क्या कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस की नॉर्मल होती है, बिल्कुल, ये तो प्रॉपर्टीज में हमने लिखवाया था। तो ए सी डी करेक्ट हो गया और ए सी डी ही इसमें ऑप्शन में है और कोई तो है नहीं, चार किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ई पढ़ लेते हैं एक बार। ई पार्ट दिया हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, तो जो कि बात गलत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट रहता है, जीरो नहीं होता। तो आंसर करेक्ट हो गया ए सी डी, और ए सी डी है थर्ड ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन हो गया हमारे पास में करेक्ट ए सी डी, यानी कि थर्ड वाला। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जो कह रहा है कि हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है मेटल का 6.6, और बताना है कि इन चारों में से कौन से केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अलग अलग वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी डालेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन डालेंगे, तो किस केस में नहीं होगा। तो हमें फाई की वैल्यू दी हुई है, वर्क फंक्शन की वैल्यू है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंसिडेंट एनर्जी को भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा ताकि हम चेक कर सकें। अब इंसिडेंट एनर्जी जब भी वर्क फंक्शन से कम होगी तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हम, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा लगाएंगे क्योंकि लेमडा गिवन है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो एच न्यू लगाते। तो 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -34 मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू
3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू दी हुई है 200, लेकिन नैनो में दी हुई है तो 10⁻⁹ और साथ में 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ करूँगा क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 19 मिलके हो जाएगा 28, माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का 28 और 8 ये हो जाएगा 36 प्लस का हो जाएगा माइनस का 34, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.6। तो यहाँ से निकल के आएगा, ये सब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं एग्जैक्ट अपन, तो ये आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1.6, ये सब आ जाएगा 12.375 और डिवाइड बाई हो जाएगा मेरे पास में 2 इंटू ये 200 से कैंसिल हो जाएगा, ये 200 था, 200 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 2 इंटू 1.6 से भी डिवाइड करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा 12.375 इन सब का कैलकुलेशन आ गया मेरे पास में 12.375, इसको डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इससे कम है। अगर ये इससे कम है तो मतलब 200 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली वेव डालने से इतना इंसिडेंट रेडिएशन, इतनी वेवलेंथ वाले का इंसिडेंट रेडिएशन कराने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला नहीं है, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इज, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमें एनर्जी दी हुई है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी, दैट इज 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में रेडियल डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -ke², इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस निकाल लें ke², क्योंकि अगर हम न्यूक्लियस से और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच की दूरी देखेंगे तो r, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रोजन का एटम है तो यहाँ भी एक प्रोटॉन होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ke/r, क्योंकि दोनों तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ee/r, और ये दिया हुआ है हमें 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से r की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 हो जाएगा, स्क्वायर होगा 19 का, तो माइनस का 38 और डिवाइड में आ जाएगा u, दैट इज 6.8 मल्टीप्लाइड बाई 6.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹, तो 1.6 से 1.6 गया और 10⁻⁻⁹ से 10⁻⁻⁹ गया, 10⁻⁻⁹ बचा और 6.8 बच रहा है एक डिवाइड में, और 9 करा तो ये हो गया 10⁻10 हो गया, 10⁻10 हो गया। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, और इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो रेडियल डिस्टेंस हमारे पास में निकल के आ जाएगी 9 इंटू 1.6 एंड डिवाइडेड बाई 6.8, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2.11, तो 2.11 इंटू 10⁻10 मीटर, तो ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा करेक्ट। कौन सा वाला? ये ऑप्शन मेरे पास में हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर भी मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर भी आ जाएगा 4, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन डायोड दिया हुआ है, तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट वाले बहुत सवाल आए हैं इस बार। when the forward bias voltage across the PN junction diode increase above a certain threshold voltage, the diode current increases significantly, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करूंगा पीएन जंक्शन के अक्रॉस तो उसका करंट भी इंक्रीज होगा, ऐसा ग्राफ बनता था फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है। दोनों इंक्रीज करेंगे और कट इन वोल्टेज के बाद, पहले तो आएगा नहीं, फिर एकदम से आना शुरू होगा, कट इन वोल्टेज के बाद करंट आना शुरू होगा, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग का केस है। और सेकंड वाले में बोला हुआ है कि ये जो करंट आ रहा है इसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग में रिवर्स सैचुरेशन करंट थोड़ी आएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में तो फॉरवर्ड करंट आएगा। तो बी ऑप्शन इज फॉल्स एंड फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, तो ऑप्शन आ जाएगा स्टेटमेंट ए ट्रू बट बी इज फॉल्स, तो इसका 44 का आंसर आ जाएगा बी वाला, मतलब कि सेकंड वाला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक फ्लास्क है जिसमें आर्गन गैस है और क्लोरीन गैस है, और इन द रेशो 2:1 बाई मास, और किस मास के रेशो में कितनी दी हुई है, 2:1 दी हुई है उनके मास के रेशो में, और द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू होती है VRMS की वैल्यू होती है √3RT/m, ठीक है।
3RT बाई, और मोलर मास होता है तो उनका मास कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो VRMS मुझे निकालनी है आर्गन की, डिवाइड बाई VRMS मुझे निकालनी है क्लोरीन की। तो अगर दोनों को डिवाइड करूँगा तो ये आएगा, क्लोरीन के लिए आएगा, आर्गन के लिए आएगा ऊपर और क्लोरीन के लिए आएगा नीचे। 3RT से 3RT कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3RT यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3RT डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। तो पता चला 3RT से 3RT कैंसिल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो मास ऑफ क्लोरीन ऊपर आ जाएगा और मास ऑफ आर्गन नीचे आ जाएगा। तो VRMS ऑफ आर्गन डिवाइड बाई VRMS ऑफ क्लोरीन क्या निकल के आ जाएगा। क्लोरीन का मास क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन है 70 और आर्गन का मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 40। तो डिवाइड करूंगा, 0 से 0 कटेगा, 4 का अंडर रूट लूंगा 2 आएगा, तो अंडर रूट 7/2। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 7/2, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपके समझ में आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आए होंगे। ठीक है, तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी था। मुझे लगा कि ये वाला पेपर 2024 से भी ज़्यादा इजी था, क्योंकि 24 के पेपर में भी कुछ एक आधा सवाल ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, लेकिन 2027 में अनएक्सपेक्टेड हुआ है। मतलब पेपर इस तरह का आ गया है कि हमने सोचा नहीं था कि इस तरह इतना आसान पेपर आएगा, क्योंकि NTA पहले ही काफ़ी ट्वीट करके हमें डरा रहा था कि भाई स्टूडेंट सावधान हो जाएं,